नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज का सेशन साथियों आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों याद रखना, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को इससे परिचित कराएंगे कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये बात आज की क्लास से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आप लोगों को क्या करना है, अपनी तैयारी दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग करना है। आप लोग इधर उधर फालतू का कंटेंट ना पढ़िए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो, बस आप लोग वही पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग साथियों कवर करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या होने वाला है, इससे पहले हमने क्लास में आपके साथ 18 क्वेश्चन साथियों डिस्कस कर लिए थे। आज उसी के आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। साथियों याद रखना, अगर आप सभी लोगों को हमारा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल न लें दोस्तों। और हम आपको आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन साथियों कवर कराएंगे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। कहा गया यहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। तो याद रखना साथियों अच्छे से आप लोग इस बात को, जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियम था इसके आविष्कारक के बारे में अगर आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोगों को इसका जवाब पता होना चाहिए। तो वो आपके कौन थे दोस्तों, तो उनका नाम क्या था, न्यूटन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन जो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में बताया गया कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ये भी पूछ सकता है किस पुस्तक में आपकी गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर कहा गया कि गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार होता क्या साथियों है कि पृथ्वी जो है हर वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपसे 20 नंबर क्या कहता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये साथी न्यूटन के किस नियम में ऐसा बताया गया है, तो आप सभी लोग अच्छे से दोस्तों याद रखना। ऐसा आपके न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर एक्सप्लेन को अच्छे से जरूर एक बार देख लीजिए। कहा गया कि न्यूटन के गति के विषय के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कि कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों जब तक कि कोई इस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो या बाह्य बल उस पर लगाया ना जाए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया है आप लोगों से कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से जो है सवारी आगे की ओर झुक जाती है। जब आप कभी भी बस की सवारी की होगी तो आपको पता होगा, जब आप लोग बस में ब्रेक लगाई जाती है तो सवारी जो है आगे की ओर झुक जाती है। तो ये जो है किस नियम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। ये आपके न्यूटन के प्रथम नियम के पालन करता है। ठीक है, तो याद रखना 21 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहां पर हम लोग एक्सप्लेन के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। यहां पर दोस्तों बताया गया कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। अतः अचानक ब्रेक लगने पर क्या होता है दोस्तों कि यात्री के शरीर में वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है तो वह जो है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो उसका ऊपरी भाग होता है वो दोस्तों वो जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए बस के रुकने पर यात्री जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसके पीछे का दोस्तों रीजन यही है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातें। अब यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या करता है दोस्तों, प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो याद रखना ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे। तो 22 का जो सही जवाब है वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है दोस्तों, विरोध करता है। स्थिर या स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था जड़त्व का। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। कहा गया कि न्यूटन की गति के कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो न्यूटन का साथियों प्रथम नियम है ये आपके जड़त्व नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन में वही बातें बताई गई, तो आप लोग अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता क्या है। तो याद रखना इसकी दोस्तों प्रत्यक्ष निर्भरता होती है वो आपके द्रव्यमान पर होती है। ठीक है, किस पर होगी, द्रव्यमान पर होगी आपके। यहाँ पर बताया गया है कि जड़त्व सदैव जो है द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। ये बात अच्छे से आप लोग याद रखना। कहा गया जड़त्व के अंतर्गत कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहती है जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल दोस्तों आरोपित ना किया जाए। अब 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसी राशि की परिभाषा मिलती है।
तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर आप लोग अभी तक एक्सप्लेन देख रहे होंगे तो उससे दोस्तों हमको बल की परिभाषा मिलती है। किसकी दोस्तों मिलेगी? आपके बल की परिभाषा मिलती है। तो 25 का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह बताता है कि कोई वस्तु तब तक निश्चित स्थिति या एक रूपी गति में रहेगी जब तक कि कोई इस पर बाहरी बल कार्य नहीं करता है। कहा गया चलती गाड़ी में आदमी की ऊर्जा होगी। जब दोस्तों कोई आदमी अगर किसी गाड़ी में बैठा है तो पूछा गया कि उस स्थिति में जो आदमी उसकी ऊर्जा कैसी होगी? आपकी गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज होगी, या दोनों होगी, या शून्य होगी? तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है उस टाइम आपके जो मनुष्य में ऊर्जा होगी वो आपकी गतिज व स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होंगी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी बातें एक्सप्लेन में यही बताई गई, तो आप लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो रोककर जरूर ये सारी बातों को पढ़ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है 27 नंबर क्वेश्चन में कि गतिमान वस्तु में होती है। जो आपकी गतिमान वस्तु होगी उसमें आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। गतिमान वस्तु मतलब उसमें क्या होगी? आपकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, ये भी साथियों आपके 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर यही बताया गया कि गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को ही दोस्तों हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे तोप से छोड़े गए गोले में अगर पूछा जाए कौन सी ऊर्जा होगी, तो उसमें आपकी कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगी। 28 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। पूछा गया है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा यह दूरी अपरिवर्तित रहे। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा, जब आपकी पिंड की गति जो है वो कैसी होनी चाहिए? दोगुनी होगी, तब लगने वाला समय होगा, ऐसा पूछा गया। तो याद रखना, तब लगने वाला जो समय हो जाएगा वो दोस्तों आपका आधा हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखना, यहाँ पर आप लोग इसको एक्सप्लेन के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों से कि ये याद रखना दोस्तों 2011 के एग्जाम में पूछा गया। कहा गया कि एक लड़की जो है झूले में बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपका कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएंगे? तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उसका जो दोलन काल है वो दोस्तों आपका कम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद रखना। तो 29 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सरल आवर्त गति में जो आवर्त काल होता है वो आपका होता है t बराबर 2π√L/g होता है। ठीक है, t समानुपाती L, अतः लड़की के खड़े होने पर झूले की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी, अतः उसका दोलन काल क्या हो जाएगा दोस्तों? वो भी कम हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी दोस्तों 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। कहा गया कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब उसका वेग का सिर्फ मान नियत रहे, या वेग सिर्फ दिशा में नियत हो, या वेग का मान दिशा और दोनों में नियत हो, या कहा गया कि वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? आपकी परिवर्तनशील हो। तो याद रखना जो 30 नंबर क्वेश्चन इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो क्या हो जाएगा? वेग का मान और दिशा दोनों क्या होंगी? नियत होंगी, तभी आपका किसी पिंड का जो वेग है वो क्या कहलाएगा? समरूप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सप्लेन में दोस्तों वही बातें बताई गई कि किसी पिंड का वेग एक समान तभी होगा जब पिंड का वेग का मान और तथा दिशा दोनों आपकी स्थिर होंगी। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया ये है क्या? तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो दोस्तों हैं वो क्या हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहले जो बताया गया कि दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, ये भी सही है। समान परिमाण रखते हैं, ये भी सही है। विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, ये भी सही है। तो इसीलिए का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएंगे आपकी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के लिए। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, बाकी सारी बातें आपके क्वेश्चन में बता रखी गई। यहाँ पर याद रखना कि दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया भी करते हैं। तो परिणामी दोस्तों ऐसा क्या होगा? इनका परिणामी बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे कहा गया 32 नंबर क्वेश्चन में आपसे कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है। कहा गया कि जो आपकी शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हैं वस्तुएं वो समान गति में होती हैं, समान वेग में होती हैं, समान त्वरण में होती हैं, समान बल में होती हैं। तो याद रखना दोस्तों
वो जो है समान त्वरण में होती हैं, जो आपकी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं होती हैं। तो जो 32 का राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जो समान त्वरण इसका मान क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन क्या होते हैं, आपके गतिशील होती है। ये बात आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आवेग माप है, द्रव्यमान है या वेग का है या गति की मात्रा का है या भार का है, तो याद रखना आप सभी लोग आवेग माप जो होती है वो आपकी भार की होती है। ठीक है, किसकी, भार की। यहाँ पर बताया गया है कि आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है या आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल के दोस्तों क्या हो जाता है, बराबर होता है। जितने समय तक के लिए बल क्या रहता है, आपका कार्यरत रहता है। आवेग इज इक्वल टू, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि क्या होता है, तो बल गुणे समयांतराल होता है, क्योंकि भार क्या है, आपका गुरुत्वीय बल ही है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आप लोगों से कि रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है। तो जो आपका रेखीय संवेग संरक्षण होता है ये आपका किसके बराबर होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। अब लेकिन आप लोगों को पता भी होना चाहिए किसके बराबर होता है, क्योंकि जो आपका रेखीय संवेग संरक्षण होता है ये जो दोस्तों होता है आपके न्यूटन के द्वितीय व तृतीय नियम से निकल कर आता है। इनके दोनों नियमों के योग से निकल कर आता है क्या, आपके रेखीय संवेग संरक्षण। ये इसी के बराबर आपका होता है, इसीलिए दोस्तों इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहां पर आप लोगों से कहा गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय दोनों नियमों के योग से निकल कर आता है। रैकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी आपके संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि रैकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप सभी लोग जवाब देंगे संवेग संरक्षण पर आधारित होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके 2012 के एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया आप लोगों से कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, तो आप लोग लिफ्ट में बैठे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इसका जवाब उसी को समझकर अच्छे से दे सकते हैं जब आपकी जो लिफ्ट है ऊपर की ओर त्वरित होने वाली हो। ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में क्या होगा, अधिक होगा। तो 35 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना कि ऐसा किस लिए होता है। 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं, जो कि आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो भी यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, यानी जो आपका उपग्रह है पृथ्वी की, इसकी अगर कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो कहा गया कि दीर्घवृत्त का तल क्या होता, कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता, या पृथ्वी के केंद्र से ही जाता, या पृथ्वी पर गिर जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जब आपकी उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती तो ऐसी स्थिति में जो है पृथ्वी के केंद्र से जाता। किससे जाता, आपकी पृथ्वी के केंद्र से जाता। तो इस तरीके से 36 नंबर जो क्वेश्चन, इसका राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन में देखते हैं क्या बताया गया। यहां पर एक्सप्लेन में कहा गया कि यदि पृथ्वी का कोई भी उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा, अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्या पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया। तो साथियों आप लोग देख रहे होंगे अभी तक का सेशन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोग इससे अपने आने वाले जो एग्जाम है ग्रुप डी का, जो भी आपका स्टार्ट होने वाला है, तो उससे आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना है। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि रैकेट खाली स्थान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रैकेट जो दोस्तों होता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन अच्छे से देखा होगा तो इसका जवाब आप सभी लोग बता सकते हैं, ये आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 37 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग एक्सप्लेन इसलिए पढ़ेंगे ताकि आप इसका जवाब कभी भी ना भूलें। कहा गया कि रैकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रैकेट से गैसें अत्यधिक वेग से क्या करती हैं, आपकी पीछे की ओर निकलती हैं, तथा रैकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या करती है, आवश्यक संवेग को प्रदान करती हैं। अब यहां पर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं
तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो जब कभी भी आप लोगों ने ऐसा किया होगा तो कहा गया कि पानी में गति उत्पन्न क्यों नहीं होती, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से याद रखेंगे। इसके पीछे का जो कारण होता है दोस्तों, वो आपके जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आप सभी लोगों इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना। यहाँ पर बताया गया कि जड़त्व के कारण पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विरामावस्था को बदलने की अक्षमता विरामावस्था का जड़त्व कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, उस बल को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। कहा गया कि गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया था, तो जो भी आपके गति के नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया था, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग अच्छे से याद रखना, इसका प्रतिपादन आपके न्यूटन ने किया था। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन में कोई खास बात नहीं है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जरूर इसको पढ़ लेना एक बार वीडियो रोककर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कहा गया कि जो आपका जड़त्व का नियम है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो इसको आपके गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर कहा गया कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को यही सही जवाब, यही आपको टिक लगाना है, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। बाद में क्या होता है कि न्यूटन द्वारा जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया गया था। ये बात याद रखना है, इन दोनों में अंतर क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया कि जो भी आपके कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है, तो याद रखना इसके पीछे का जो कारण होता है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। तो याद रखना इसके पीछे का यही कारण हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा कई बार अपनी लाइफ में किया होगा। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेन में दोस्तों वही बातें बताई गई जो आपके आंसर में थी, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कहा गया अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। अश्व यानी दोस्तों घोड़े के बारे में बात हो रही है। तो याद रखना जो 43 नंबर क्वेश्चन है इसका जो राइट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। अब दोस्तों वो तो इस पोजीशन में बैठा नहीं होगा कि घोड़ा चलने वाला है, ठीक है, तैयार तो होगा नहीं, तो उसको जो है किस कारण गिरने की आशंका रहेगा कि विश्राम के जड़त्व के कारण। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो राइट जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन में आप लोगों को बहुत ही नई चीजें देखने को मिल सकती हैं। कहा गया अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम का जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर को ऊर्ध्व भाग जो है वो विश्राम जड़त्व के कारण जो है विश्राम अवस्था में ही बना रहना चाहता है, इस वजह से। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब दोस्तों आप सभी लोग बता सकते हैं कि किसने कहा था कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ऐसा आपके न्यूटन के द्वारा कहा गया था। अब देखते हैं यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया है कि किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान खाली स्थान से गिरती है। तो याद रखना दोस्तों वो एक समान गति से गिरती है या एक समान त्वरण से गिरती है, एक समान वेग से गिरती है या एक समान प्रतिरोध से गिरती है। तो याद रखना दोस्तों जो 45 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। आप लोग अच्छे से याद रखना, जो भी किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर कोई भी स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु है वो एक समान त्वरण से गिरती है। आप लोग इसका जवाब अच्छे से याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं, कहा गया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ता जाता है।
किंतु इस वृद्धि की दर अर्थात त्वरण समान रहती है। पृथ्वी की ओर गिरने वाली किसी भी वस्तु का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड की समान दर से वो आगे की ओर बढ़ता है या बढ़ता जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया? कहा गया कि एक समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के गोले को h ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेंगी। तो देखते हैं दोस्तों दोनों किस तरीके से गिरेंगी, कुछ अंतर पर या पहले लोहे फिर लकड़ी या एक साथ। तो याद रखना दोस्तों दोनों एक साथ गिरेंगी। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। कहा गया लकड़ी तथा लोहे के गोलों को एक साथ गिराने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दोनों पर बराबर लगता है। इसी कारण दोस्तों ये दोनों एक साथ गिरेंगे, आप लोग अच्छे से याद रखना। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है आप लोगों से? कहा गया है यहाँ पर कि समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता रहता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो याद रखना दोस्तों इसके पीछे का जो कारण हो जाएगा वो समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है आपके अधिक होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर कहा गया कि समुद्र के पानी का घनत्व जो है वो नदी के पानी के घनत्व से अधिक होने का कारण उसमें आसानी से तैरता रहता है, जिससे जहाज पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर भी कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहा गया कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो कौन सी दोस्तों राशि आपकी हो जाएगी? तो वो आपकी राशि जो हो जाएगी वो आपकी घनत्व हो जाएगी, जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी क्या रहती है, आपकी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना इसका। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जो है वो द्रव्यमान आपका क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जब कभी भी चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो 49 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कहा गया कि किसी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार भी बढ़ जाता है, किंतु उसका द्रव्यमान दोस्तों है वो नियत रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बताया गया कि निर्वात में ये तीन वस्तुएं जैसे कि आपका लोहा हो गया, कागज हो गया, पत्थर, इनको एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? तो अभी हमने आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इसका एक्सप्लेन समझाया था, तो तीनों एक साथ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 50 का जो राइट जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये किस वजह से एक साथ आएंगे? क्योंकि इन पर गुरुत्वीय त्वरण जो जी का मान है वो समान कार्य करता है। अब जो 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और ये भी बताएंगे कि आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस आपको किस तरीके के लगे। तो ये भी आप सभी लोग जरूर अपना रिस्पॉन्स देना। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ग्रहों की गति के नियम ये किसने इसको प्रतिपादित किया था? तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो आप सभी लोग अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों अगर हमारा ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। मेहनत करते रहिए साथियों, आप सभी लोग जरूर सफल होंगे अपने आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में।